गुड मॉर्निंग बच्चों, स्क्रीन विजिबल है बेटा? ओके, अभी करते हैं डिस्कस को। हम लोग कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें हमने 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं पहले। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बची हुई है, बाकी एनसीईआरटी से जितनी रिलेटेड थी वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो उन्हें तो हमें लर्न करना ही है। बाकी जेई मेंस और एडवांस के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे बची हुई है हमारी। कुछ उनमें से कर चुके हैं, जैसे पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर जेई से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी में आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है वो देखते हैं और फिर उसको डिराइव करेंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए प्लस सी टू बी प्लस सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक प्रॉपर्टी और भी प्रूव करेंगे। हमने पिछले टर्न पे वो प्रॉपर्टी प्रूव की थी पीरियोडिक वाली, लेकिन अभी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम करेंगे तो और इजी हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हमको बताया गया कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कोई भी वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं तो फंक्शन में वही वैल्यू हमको माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट में सी ऐड कर रहे हैं तो x में c को माइनस किया, फंक्शन ऑफ x में c को माइनस किया हुआ। पहले इसको हम डिराइव करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे। ठीक है। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ लिख लेते हैं इसको। और प्रूफ में हम RHS को लेके चलेंगे और फिर LHS को प्रूव कर देंगे। ए प्लस सी टू बी प्लस सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स। पुट एक्स माइनस सी इक्वल टू टी। कोई भी फंक्शन x के अलावा हमें दिखता है तो हम उसे t लेट कर लेते हैं, जैसे हम सब में करते थे। पूरे इंडेफिनिट में हमने यही किया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो वही हमने x माइनस सी को t लेट कर लिया। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज कर लेते हैं। इफ x इक्वल टू ए प्लस सी, इफ x इक्वल टू ए प्लस सी, ये जो x dx है, dx का मतलब क्या है, ये जो लिमिट्स हमको गिवन है ये x की गिवन है। ये जो a प्लस सी है और ये जो b प्लस सी है, ये किसकी लिमिट्स है, x की। अब हमारा फंक्शन तो t के टर्म में आ गया, तो लिमिट्स भी हमको t के टर्म में चाहिए। तो हमने x इक्वल टू ए प्लस सी है, तो t इक्वल टू है x माइनस सी, और x की वैल्यू a प्लस सी यहाँ पुट कर देते हैं, तो t इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, a। इफ x इक्वल टू a प्लस सी देन t इक्वल टू a। इफ x इक्वल टू b प्लस सी देन t इक्वल टू x माइनस सी मीन्स b प्लस सी माइनस सी मीन्स t इक्वल टू क्या हो जाएगी, वैल्यू b। तो x की वैल्यू b प्लस सी, तो t की वैल्यू क्या हो गई, b। अब ये सारी वैल्यूज़ जो t की लिमिट्स है और जो फंक्शन ऑफ t है उसको हम इस इक्वेशन में अपनी पुट कर देते हैं। तो लिमिट्स हमारे पास, फिर से एक बार इसको नोट कर लेते हैं।
ए प्लस सी टू बी प्लस सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स. When lower limit is a plus c, then the value of t is a, and upper limit is b plus c, then the upper limit in term of t is b. To limit a to b, f of x minus c equal to t, so f of t, and dx equal to what? Dx equal to dt. a to b ft dt. ए टू बी एफ टी डी टी हो गया. अब लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पर याद दिला देता हूँ आपको, वैसे आपने पढ़ा था ये. लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, स्टार्टिंग ही यहीं से किया हुआ था हम लोगों ने कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं. लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी. तो यही तो हमारा क्वेश्चन था. प्रॉपर्टी नंबर 8 की स्टार्टिंग में यही था कि लिमिट ए टू बी, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है अभी हमारे पास, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ही तो हमें प्रूव करके लाना था. तो ये डिराइव हो गया. ए प्लस सी हम आर एच एस को लेके चले. ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं. और आए हुए हैं जेई मेंस में, कई बार आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमको ये इतना बड़ा काम करना पड़ता है. लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो फिर इजी हो जाएगा. क्या याद रखना है हमको कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो भी वैल्यू ऐड करो, फंक्शन ऑफ एक्स में वो वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दो. इक्वल करके एक और भी लिख सकते हैं यहाँ पर एक और भी लिख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ प्लस नहीं किया, माइनस किया, तो रिवर्स हो जाएगा. यहाँ प्लस कर रहे थे तो फंक्शन में माइनस हो रहा था, यहाँ माइनस कर रहे हैं तो एक्स में क्या हो जाएगा? प्लस. आप इसको भी डिराइव कर सकते हो, ये आपका होमवर्क कि एक्स प्लस सी को टी ऐड करो और फिर 2 लाइन के बाद जैसे हम लोगों ने ये पूरा डिराइव किया है, सेम मेथड से इसको भी कर सकते हैं. तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा. लेकिन हमें क्या है, प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए कि लिमिट में जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में हम कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे तो फंक्शन में प्लस कर देंगे, और अगर प्लस करते हैं तो फंक्शन ऑफ एक्स में माइनस कर देंगे. बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अभी इसका यूज़ भी मैं करूँगा डायरेक्ट. तो ये हमारा RHS आ गया. ओके, किसी को प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ तक? यस और नो? ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, बस इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये प्रॉपर्टी 8 का फर्स्ट पार्ट है. अब प्रॉपर्टी 8 का सेकेंड पार्ट लिखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 8 का सेकेंड पार्ट. और जैसे वहाँ पे प्लस और माइनस में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में ले लेते हैं. यहाँ पर प्लस और माइनस में थी, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में देख लेते हैं क्या होगी. तो लिख लेते हैं लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/c और ए सी टू बी सी एफ ऑफ एक्स बाई सी डी एक्स. अब ये यहाँ पर समझिए कि क्या हुआ है और हमें इसको डायरेक्ट कैसे यूज़ करना है, और अभी तो हम इसको डिराइव भी कर लेंगे. ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है मेंस में, इजी है. देखिए कैसे हमें याद क्या रखना है इसमें. ये बताया गया है कि जैसे अभी हमने प्लस और माइनस किया था, तो प्लस किया था तो माइनस हो गई थी, माइनस किया था तो प्लस हो गई थी. यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी और बी सी कर देते हैं, ए और बी लिमिट थी ना लोअर और अपर, हमने सी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ए सी टू बी सी हो गई वैल्यू. तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स अपॉन सी. मतलब अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है देन फंक्शन ऑफ एक्स में डिवाइड कर देंगे. एक यहाँ पर प्रॉब्लम और आ गई. क्या आ गई? जैसे अभी हम इतने सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर चुके हैं,
तो हम t लेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर x अपॉन c को t लेट करोगे तो dx इक्वल टू सी डी टी हो जाएगा, एक c एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसलिए इस c से डिवाइड किया गया है। अभी मैं डिराइव कर देता हूँ इसको, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे होंगे। RHS ले लेते हैं, 1/c लोअर लिमिट AC टू अपर लिमिट BC f of x by c dx, पुट x by c इक्वल टू t, तो x इक्वल टू सी टी, तो dx इक्वल टू सी डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल टू सी डी टी। लिमिट चेंज कर लेते हैं, इफ x इक्वल टू AC देन t इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, t इक्वल टू ये लिखा हुआ है t इक्वल टू x अपॉन सी, ये यहाँ पर है t इक्वल टू x अपॉन सी, तो AC अपॉन सी देन t इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई a। इफ x इक्वल टू AC देन t इक्वल टू a, इफ x इक्वल टू BC देन t इक्वल टू x अपॉन c, बट x इक्वल टू BC अपॉन c देन t इक्वल टू b। फंक्शन हमारा t के टर्म में चेंज हो गया, लिमिट भी t के टर्म में चेंज हो गई। अब ये सारी वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखिए 1/c AC to BC f of x अपॉन c dx, इस c को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वन बाई सी AC, if x equal to AC then t equal to a, if x equal to BC then t equal to b, f of x upon c equal to t and dx equal to c dt, c and c कट हो जाएगा, a to b ft dt and a to b ft dt is equal to a to b fx dx. We know property number first in definite integration, limit a to b ft dt equal to limit a to b fx dx. ओके, प्रॉपर्टी ये RHS हम लेके चले थे और ये हमारा LHS डिराइव हो गया। इसमें बच्चा किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए इसका ये क्यों हमने किया हुआ है, इसका यूज़ क्या है। अभी मैं एक प्रॉपर्टी आपको याद दिलाता हूँ, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया हुआ था, उसको हमने दूसरे मेथड से किया था। आज हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको और इजी करने वाले हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी थी हमारी, हमने पढ़ा हुआ था कि अगर f जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है t, लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद आ सके ये, if f is a periodic function, if f is a periodic function with period t, और t को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं, देन हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिमिट 0 to n into t fx dx इक्वल टू n टाइम्स 0 to t fx dx। याद होगा आपको, पिछले टर्म की प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, जिसका पीरियड जो है वो कैपिटल टी है, तो हम क्या करेंगे, जो n इंटीजर है, ये जो n बिलोंग्स टू इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, या इसको एक काम करते हैं, पॉजिटिव से अच्छा हम इसको लिख देते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ताकि नेगेटिव का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर n को जो है मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी।
अब इसको हम दूसरे मेथड से जो अभी हमने ऊपर किया है उससे डिराइव करेंगे। ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो प्रूव करते हैं अपने पुराने मेथड से, तो किया था एक मेथड और यहाँ पर सीखते हैं। 0 to n into t fx dx can be written as 0 to t fx dx plus t to 2t fx dx plus 2t to 3t fx dx अप टू डैश डैश डैश, लास्ट में क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू टी टू n इंटू टी एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आपको याद होगी ये, लिमिट्स को हम अगर 0 से n इंटू टी के बीच में इतने सारे हमारे लाई कर रहे हैं तो हमने ब्रेक करके लिमिट्स स्प्लिट करके लिख दिया। 0 टू टी, टी टू 2t, 2 टू 2t टू 3t अप टू डैश डैश n माइनस 1 इंटू टी टू n इंटू टी। अब यहाँ पर समझिए मैं प्रॉपर्टी वो यूज़ करने जा रहा हूँ। एक और आपको याद दिलाता हूँ कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है तो ये सबको याद होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स की इक्वल, या एफ ऑफ एक्स प्लस 2t की इक्वल, एफ ऑफ एक्स प्लस 3t की इक्वल, एफ ऑफ एक्स प्लस n इंटू टी की इक्वल, या n माइनस 1 इंटू टी की इक्वल। तो ये पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर RHS में ले रहा हूँ और एक बार इसको फिर से नोट कर लेते हैं। 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स प्लस टी टू 2t एफ एक्स डी एक्स प्लस 2t टू 3t एफ एक्स डी एक्स अप टू डैश 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 n माइनस 1 इंटू टी टू n इंटू टी एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर इस फर्स्ट वाले को तो एज इट इज़ नोट करना है क्योंकि हमको लाना भी तो इसी के टर्म में है, 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, तो ये इसके टर्म में तो हमें लेके आना ही लाना है। तो फिर इसको टच नहीं करते फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को टच करेंगे, इसकी लिमिट चेंज करेंगे। यहाँ पर लिमिट t से लेके 2t तक है। अब इसको हमें 0 से t बनाना है, मतलब लोअर लिमिट को 0 करना है और अपर लिमिट को t बनाना है। तो इसमें हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, t को 0 बनाने के लिए t माइनस करना पड़ेगा और 2t को t बनाने के लिए t माइनस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दोनों में से जो है वो अलग अलग माइनस करें, सेम क्वांटिटी माइनस करेंगे। तो हमने जब दोनों में सेम क्वांटिटी t माइनस कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब अपर और लोअर में माइनस करते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। अभी हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऊपर, फिर से आपको याद दिला देता हूँ। ये ऊपर लिखी हुई है कि अगर हम a माइनस सी से b माइनस सी करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी डी एक्स कर देते हैं। जितनी वैल्यू लिमिट्स में माइनस उतना यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट 2t माइनस फिर t कर देते हैं और 3t। अच्छा 2t में अब मैं क्या करूँ, मुझे 0 से ही बनानी है तो एक काम करता हूँ 2t में 2t माइनस कर देता हूँ और 3t में 2t। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2t dt। जो भी माइनस करो यहाँ पर प्लस करते जाओ। सिमिलरली लास्ट में भी यही करना पड़ेगा। तो आप देखो क्या फ़ायदा होने वाला है हमारा, लिमिट 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 टू टी एफ ऑफ एक्स प्लस टी डी एक्स। और ये ऊपर लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसकी इक्वल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ दिख रहा होगा आप। एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली ये भी 0 टू टी हो गया और एफ ऑफ एक्स प्लस 2t को भी क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स अप टू डैश डैश, लास्ट वाले को भी 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा ये टोटल, ये है n टाइम्स। और सेम क्वांटिटी को जब हम ऐड करेंगे n टाइम्स
तो n टाइम 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। तो ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया हमारा। प्रॉपर्टी नंबर 9 लिख लेते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 9 हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको मैं याद दिलाता देता हूँ आपको। पहले का मतलब अभी इस टॉपिक में तो नहीं पढ़ा हमने, लेकिन हमने डिफरेंशिएशन में इसका यूज़ किया, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज़ किया, डिफरेंशिएशन में यूज़ किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज़ किया है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन सब में हमने इस थ्योरम का यूज़ किया जो ये प्रॉपर्टी है नेक्स्ट डेफिनेट की। और इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, तब आपको याद आ जाएगी। न्यूटन लेबनीज थ्योरम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई में कई बार इस पे बेस्ड एडवांस में और मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको एक हाईलाइट कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9। इससे रिलेटेड अभी जेई के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, फिर इसको डिराइव करेंगे कि ये आई कैसे है, और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट डाउन, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और फंक्शन यहाँ पे 3 लिए जाएंगे, एफ, जी और एच। एफ, जी, एच बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिबल इन ए कॉमा बी। कॉन्टिन्यूअस होता है क्लोज्ड में और डिफरेंशिबल होता है ओपन में। ये तो याद होगा आपको, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था रोल्स थ्योरम में और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, कि कॉन्टिन्यूटी क्लोज्ड में लेते हैं और डिफरेंशिबिलिटी ओपन में लेते हैं। ये पुरानी बातें हैं। तो यहाँ पर हमको जो न्यूटन लेबनीज थ्योरम है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बोला गया है कि भाई जब हमारे पास कोई फंक्शन t के टर्म में हो, एफ ऑफ टी डी टी के टर्म में फंक्शन हो, और लिमिट जो है उसकी वो x के टर्म में हो। ये f है तो इसको ले लेते हैं gx और इसको ले लेते हैं hx, और डिफरेंशिएट करेंगे डेफिनेट को। इनडेफिनिट को जब डिफरेंशिएट करते हैं, जब इनडेफिनिट को डिफरेंशिएट करते हैं तो इनडेफिनिट साइन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, जो वैल्यू होती है वही आ जाती है। लेकिन जब डेफिनिट को हम इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी, जब डेफिनिट को डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर न्यूटन लेबनीज थ्योरम हमारे काम आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ टी डी टी, एक बार फंक्शन ऑफ टी में हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, इसको बोलेंगे एफ ऑफ एच एक्स, मतलब टी की जगह पे हमने एच एक्स पुट कर दिया। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, तो डिफरेंशिएशन एच एक्स का कर दिया, माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। ये लोअर लिमिट क्या है? जी है, तो हम जी लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमें लर्न करना है। डायरेक्ट यूज़ करते हैं इसका क्वेश्चंस में अभी, लेकिन इसको डिराइव कर लेंगे कि ये बना कैसे होगा।
तो इस टाइप से डेफिनेट को डिफरेंशिएट किया गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए, खास ध्यान रखना है इसका। कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन लेबनीज थ्योरम, और इसी चैप्टर में नहीं, इसके आगे आने वाले में डेफिनेट के बाद हम एरिया करेंगे, उसमें ये मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें भी मिलेगा, और पीछे तो हम यूज़ कर ही चुके हैं, और ये मैं हर चैप्टर में आपको याद दिला चुका हूँ, बता चुका हूँ, शायद आपको याद आ गया होगा। चलिए, तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। प्रूफ सोचो जरा कैसे किया होगा इन्होंने, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट किया है, जरा सोचें आप कि कैसे प्रूफ हुआ होगा इसका। कोई भी फंक्शन एक लेट कर लो और उसको जो है हमें डिफरेंशिएट करना है, किस टाइप से किया गया होगा। तो चलिए लेट कर लेते हैं, साथ में करते हैं इसको। लेट डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स, एक कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्मॉल एफ एक्स मिल जाता है। एक कैपिटल एफ एक्स फंक्शन हमने लेट किया, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स मिल जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स को अब हम क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एफ डैश एक्स, और उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, एफ एक्स। या फिर अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स। तो कभी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ एक्स पुट करेंगे, जहाँ पर हमें कैपिटल एफ डैश एक्स दिखेगा, और हमें ज़रूरत है स्मॉल एफ एक्स की तो हम पुट कर देंगे, और एक कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो स्मॉल एफ एक्स का तो उसकी जगह पे कैपिटल एफ एक्स पुट करेंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये तो, क्योंकि हम एफ और जी के टर्म में कर रहे हैं ना, नहीं तो कोई फंक्शन लेट कर लेंगे तो बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन अभी हमने एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स अपनी तरफ से लेट किया हुआ है, और उसका डिफरेंशिएशन जो है वो किसकी इक्वल है, स्मॉल एफ एक्स की इक्वल, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। अब देखिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो एक बार देख लेते हैं। जी एक्स और एच एक्स है ना, एफ टी डी टी। तो पहले ज़रा इसी को सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। आपने ये पढ़ा है ना कि लिमिट ए टू बी अगर एक्स डी एक्स है तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट ए टू बी, तो पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं और फिर लोअर लिमिट। तो उसी का यूज़ करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास फंक्शन है एफ टी डी टी, एफ एक्स नहीं है सॉरी, एफ टी डी टी है फंक्शन हमारे पास है, एफ टी डी टी, और लिमिट जो है वो क्या है, जी से एच है ना, तो जी एक्स टू एच एक्स, जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स। इसको ज़रा देखते हैं। एफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है कि अगर एफ एक्स डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है, तो एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल एफ टी। तो ये कैपिटल एफ टी हो गया, और लोअर और अपर लिमिट नोट कर दिया हमने यहाँ पर, ये हो गया जी एक्स और ये एच एक्स। तो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट कर देनी है, फिर लोअर लिमिट। तो एफ ऑफ अपर लिमिट रखेंगे तो टी की वैल्यू एच एक्स माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एक्स। तो फंक्शन ऑफ एच एक्स माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब हम आगे क्या करेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स, लोअर लिमिट जी एक्स टू अपर लिमिट एच एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एच एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स। ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। LHS जो है वो हमारा क्वेश्चन बन गया, इसमें कुछ टच नहीं करना। RHS को ज़रा देखते हैं, ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करो। कैपिटल एफ एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एच एक्स, और जिसको एक्स लेट किया है, चेन रूल हमें पता है कि जिसको भी हम एक्स लेट करते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एच एक्स माइनस एफ डैश जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। समझिएगा ध्यान से, ये डेरिवेशन हमसे पेपर में नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन एडवांस लेवल में हम क्या प्रॉब्लम आती है कि हम डायरेक्ट कभी कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया हमें होगा, तो फिर हम क्वेश्चन में एटलीस्ट 2-4 लाइन तो हम सॉल्व करेंगे बगैर फार्मूला यूज़ किए। लेकिन हमें पता ही नहीं, हम सिर्फ फार्मूला याद करके बैठे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व नहीं होगी उसमें एडवांस लेवल में। मेंस में तो डायरेक्ट यूज़ करके आगे निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए एफ डैश एच एक्स, अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं जरा, एफ डैश एच एक्स का नाम क्या है, ये लिखा हुआ है एफ डैश एच एक्स। एफ डैश एक्स है तो उसको स्मॉल एफ एक्स बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स को स्मॉल एफ एक्स बोल सकते हैं। तो एफ डैश एच एक्स को अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ ऑफ एच एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एच एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। तो खैर ये तो हमें याद कर ही लेना है, देखो डिराइव हो गया ये। अभी मेंस के लिए तो हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला ही याद करना है, और ये बहुत टफ नहीं है। क्या आपको किसी को डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं फिर से कि कैसे आ गया, ये कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही। ऐसे इतना कुछ हार्ड है नहीं, है कुछ खास है नहीं इसमें। तो किसी को इसके डेरिवेशन में प्रॉब्लम है क्या बेटा? चलिए, तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप से इसको अप्लाई करते हैं और क्या होता है इसका यूज़, और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जेई का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्या करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं। हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन टी के टर्म में दिखाई देगा एक बार उसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब अपर लिमिट पुट कर देंगे। फंक्शन ऑफ टी होगा उसमें टी की जगह एक्स को पुट कर देंगे। फिर फंक्शन ऑफ एक्स के बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट कर देंगे। कैसे याद करेंगे, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट के टर्म में फंक्शन बना देंगे, इनटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और सेम वही पीछे भी ऐसे ही होगा, फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट और इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट कोई कांस्टेंट आ गई तो फिर तो वो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। मान लीजिए कि इसकी अपर लिमिट जो है वो कांस्टेंट आ गई, तो ये जो अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, जैसे ही हम कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो। या अगर कोई लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर अपर लिमिट कांस्टेंट है तो ये फर्स्ट वाला पार्ट ज़ीरो, तो सिर्फ सेकेंड आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। और अगर लोअर लिमिट जो है
वो कांस्टेंट है तो लोअर वाला पार्ट जीरो, जो भी कांस्टेंट है उसका वही पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं और डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इफ y इक्वल टू लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब 1 अपॉन log t dt where x greater than 0, find dy by dx, find dy by dx। तो ये dy by dx हमको फाइंड आउट करना है। अब अगर हम सोचे कि पहले 1 अपॉन log t और dt को हम पहले इंटीग्रेट कर लें, अपर माइनस लोअर कर लें, फिर उसके बाद सॉल्व करें, तो ऐसे नहीं करना हमको। हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास गिवन है और हमें दिख भी रहा साफ साफ कि ये डेफिनेट का क्वेश्चन है, डेफिनेट को डिफरेंशिएट करना है। तो डेफिनेट को डिफरेंशिएट कौन करता है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर टू अपर लिमिट एक्स क्यूब 1 अपॉन log t dt। अब इसमें डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। फंक्शन ऑफ अपर लिमिट तो 1 अपॉन log और जहाँ जहाँ पे t है वहाँ अपर लिमिट पुट कर दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, फिर फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट एक्स क्यूब की जगह पे अब एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, और log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2 log x, कैंसिल आउट 2 and 2 3 and 3। देन फाइनल आंसर इज log x डिनोमिनेटर में एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज dy बाई dx। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे सॉल्व करें और फिर इसका आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन इज इफ साइन एक्स टू 1, ये लिमिट गिवन है, t square f of t dt equal to 1 minus sin x where x belong to 0 to pi by 2, then the value of f of 1 by root 3 is equal to f of 1 by root 3 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए सॉल्व करिए आप लोग और बताइए। ऑप्शन भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, A1 B2 C3 और D नन। चलिए एक बार ट्राई करें आप लोग, आपके पास है 2 मिनट और बहुत इजी है, 2 लाइन में ही सीधे आंसर आ जाएगा। फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट।
क्या हुआ भाई, नहीं आ रहा आंसर? चलिए फिर मैं एक और बता देता हूँ आपको, फिर करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर करोगे ट्राई। कोई नहीं बोल रहा मतलब किसी का नहीं आया, ऐसा मान के चल रहा। देखते हैं। लिमिट साइन एक्स टू 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। हमें एफ ऑफ 1/√3 की वैल्यू चाहिए, तो ये इंटीग्रेशन हटना चाहिए, तभी तो एफ ऑफ टी आएगा हमारे सामने। और जब एफ ऑफ टी आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो फिर एफ ऑफ 1/√3 भी आ जाएगा। तो फिर हमें ये लिमिट को हटाना है, मतलब ये डेफिनेट को हटाना है। तो कौन हटाता है? अभी तो हमें पता भी है कि हम कौन से करने वाले हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, और तो कुछ है नहीं। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स लिमिट साइन एक्स टू 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर मैंने बात की हुई थी कि अगर कोई भी लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखिए, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट जैसे ही करोगे और डिफरेंशिएशन ऑफ अपर, मैं लिख के बता रहा हूँ लेकिन आपको ये काम डायरेक्ट करना है। जैसे ही आप फंक्शन ऑफ अपर लिमिट रखोगे तो टी की जगह 1 रखोगे, एफ ऑफ 1 रखोगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 करो कि नहीं, और जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 करोगे क्या आ जाएगा? 0। तो क्यों हम इसको बार बार पूरा लिखें? हम सीधे इसको 0 नहीं लिख सकते कि भाई कोई भी लिमिट अगर कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा। तो अगर अपर लिमिट कांस्टेंट है तो पहला वाला पूरा 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो दूसरा वाला पूरा 0 हो जाएगा। अब टी की वैल्यू जरा साइन एक्स में रख देते हैं। तो टी की जगह पे साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ साइन एक्स, ये तो हो गया फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, और डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स, डिफरेंशिएट कर दिया। तो माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। कॉस से कॉस और माइनस से माइनस कट हो गया, तो एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। सीधे सीधे फंक्शन बन गया कि जो यहाँ पर होगा वो नीचे जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ साइन एक्स है तो उसने बोला एफ ऑफ √3 चाहिए, एफ ऑफ 1/√3 चाहिए। तो साइन एक्स की जगह पे क्या आया? 1/√3, तो 1 अपॉन 1/√3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर कोई हमसे कहता कि भाई एफ ऑफ एक्स बताओ क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता? 1/x²। जो यहाँ पर वही अपॉन में स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1/√3 1 अपॉन 1/√3 स्क्वायर, देन आंसर इज 3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, तो थोड़ा आइडिया होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट g ऑफ x इक्वल टू लिमिट 2x² dt अपॉन 1 प्लस √t वेयर x ग्रेटर देन 0। फाइंड g'9, फाइंड g'9। g'9 की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
चलिए बताइए, इसको भी सॉल्व करते हैं साथ में। पहले आप सॉल्व करें और आंसर बताएं। फ्रैक्शन में आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। 1.8 या 9/5, बात वही है। ओके, बिल्कुल सही है। जी डैश एक्स, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। 1/√t की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स हो जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, लोअर लिमिट सीधे 0, तो आंसर आ गया 2x/1 + x। तो हमें जी डैश 9 चाहिए, तो 2 × 9/9 + 1 10, 2 5 जा 9/5, 5 1 जा 5 और 4 5 8 जा, तो 9/5 हमारा आंसर हो गया। ईजी है, खास नहीं। एक होमवर्क लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, अभी और क्वेश्चन करेंगे, पहले एक होमवर्क इसी टाइप का लिख लेते हैं, और आप चाहे तो अभी आंसर बता दें, क्योंकि बहुत छोटा सा काम है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। f(x) = e⁻²x to e⁻3x t/ln t dt x greater than 0, देन f डैश ln 2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, f डैश ln 2 की वैल्यू, तो वही काम करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और फिर x की जगह पे ln 2 पुट कर देना। अब कुछ लिमिट वाले क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये भी क्वेश्चन हमारे लिमिट्स में थे, हम लोगों ने पहले भी किए थे, अभी फिर एक बार इनको याद करने के लिए कर लेते हैं, ताकि हमें याद आ जाए कि हमने न्यूटन लेबनीज पहले भी किया हुआ था। लिमिट के क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें लिमिट का भी यूज़ होता है और डेफिनिट का भी यूज़ होता है। 0 to x cos t² dt होल डिवाइडेड बाई x³ - 6x, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, पुरानी बातें हैं, पिछले साल हम लोगों ने इसके क्वेश्चन किए हुए थे। सबसे पहला काम, लिमिट का क्वेश्चन जैसे ही हमें दिखता है, पहले हम देखते हैं उसको कि भाई ये कहीं 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो हमने जैसे ही यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, तो न्यूमरेटर भी 0 हो गया और डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। इसका मतलब ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो फिर हम क्या यूज़ करते थे यहाँ पर, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब ये नहीं बताना है मुझे कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ये सब आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। लोअर मतलब जो न्यूमरेटर है उसको अलग डिफ्रेंशिएट करना, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करना, बस यही होता है। अगर 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म है, तो लोअर को अलग डिफ्रेंशिएट करो और अपर को अलग। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, यहाँ पर हमने न्यूटन लेबनीज अप्लाई कर दिया, ये जो है वो कौन सा है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, तो cos x², डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, तो उसको डायरेक्ट 0 लिख दिया। x³ का 3x², 6x का 6। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं
कि लिमिट लगाने के बाद क्या अभी भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा तो फिर अगेन हम अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं आ रहा तो फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ज़रा x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि नीचे तो अपॉन में 0 दिख रहा है कि नहीं आएगा, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 0 होल डिवाइडेड बाई -6, तो 1 माइनस 1/-6, तो आंसर क्या आ गया? 0। अगर ये 0/0 फिर बन रहा होता तो फिर हम इसको अगेन फिर डिफ्रेंशिएट कर देते, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते। ओके बच्चों, तो ये पुरानी यादें हैं जो अभी मैं ताज़ा करवा रहा हूँ, आपको याद आ जाए, ताकि लिमिट्स में हम लोगों ने किया हुआ था। 0 to x² cos t² dt होल डिवाइडेड बाई x sin x, इसका आंसर आप बताएंगे। करिए। 0 to x² cos t² dt होल डिवाइडेड बाई x sin x। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाओ, और उसके बाद फिर फाइनली आंसर बताओ। आंसर 0 आ रहा है इसका भी। ओके, चेक कर लेते हैं, चलिए। सबसे पहले 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0, और ये भी 0, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लिमिट 0 to x² cos t² dt होल डिवाइडेड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ x sin x। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो cos t² यानी t की जगह जब x² रखेंगे तो x² का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन 2x, लोअर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, x sin x का cos x प्लस sin x और इंटू 1, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1। हाँ, 1 आया आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है, 1 आएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या करें अब, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी भी 0/0 बन रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाएंगे तो x कट हो जाएगा, तो 2x cos x to the power 4 होल डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लिया हमने, तो cos x प्लस साइन x अपॉन x होगा। और सबको पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है तो थीटा अपॉन थीटा क्या होता है? 1, तो cos 0 1 हो गया, ऊपर cos 0 आएगा, नीचे भी cos 0 प्लस साइन x अपॉन x 1 हो गया, तो 2/2, तो आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर मान लिया क्वेश्चन कभी इसका दे देता है, फिर अभी हम फिर न्यूटन लेबनीज में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज थ्योरम, तो वो भी हेडिंग करके लिख लेते हैं।
मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज थ्योरम। बट ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ये हम हायर लेवल में पढ़ेंगे जब आगे की क्लासेस ज्वाइन करेंगे तब के लिए। लेकिन मैं आपको एक इसका आइडिया दे देता हूँ कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। पार्शियल का इतना आइडिया तो है ही है कि अगर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ एक्स को ही डिफरेंशिएट करते हैं, वाई को फिर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। पार्शियल का एक दो जगह यूज़ और भी होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में कोनिक्स में हमने सेंटर निकालने के लिए पार्शियल को बोला था कि कोई भी इक्वेशन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो तो फिर उससे निकल आती है वैल्यू। तो पार्शियल हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन ही है हमारे सिलेबस में। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस टाइप का दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट, यहाँ पर गिवन है फाई ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स, और ये जो फंक्शन है अभी तक टी में गिवन होता था लेकिन टी और एक्स दोनों में गिवन हो, मतलब कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जो एक्स और टी दोनों साथ में हो, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, या फिर इसको मैं बोलूँ कि क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये फाई एक्स टू सेम है वही, बस यहाँ पर जो फंक्शन है वो टी और एक्स दोनों के टर्म में। और एक काम यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ये डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डी टी है तो एक्स को क्या करते हैं कांस्टेंट लेट करके बाहर निकाल देते हैं, तो वो भी काम कर सकते हैं कि एक्स को आप बाहर कर लीजिए। और अगर दोनों वेरिएबल मान के चल रहे हैं तो भी आप इसको, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला। वही सेम रिजल्ट होता है फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, इसको नीचे लिख देता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दिखाई देता है डी अपॉन डी एक्स और लोअर लिमिट फाई एक्स है, अपर लिमिट एच एक्स है, और फंक्शन जो है वो एक्स और टी दोनों में है लेकिन हमें इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ पर टी है, जहाँ जहाँ पर टी है, क्योंकि हम ये जो लिमिट्स है ये किसकी गिवन है, ये जो लिमिट्स है ये तो टी की होंगी, ये जो लिमिट्स हैं ये टी की गिवन होंगी, तो हम जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पर हम फंक्शन ऑफ अपर लिमिट रख सकते हैं। तो एक्स तो रहेगा लेकिन टी की जगह पे एच ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, तो एक्स कॉमा और फाई एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो फाई के टर्म में गिवन है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, तो फाई ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट फाई एक्स, प्लस यहाँ पर एक और ऐड हो जाता है, ये हमारे लिए वहाँ पर नया हो जाता है। और वो क्या होता है यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डेवर अपॉन डेवर एक्स, पार्शियल को डेवर बोलते हैं, जो डी अपॉन डी एक्स होता है ना उसी को डेवर अपॉन डेवर एक्स, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और किसको डिफरेंशिएट करना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज थ्योरम है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में अभी तक इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अगर इन केस कभी भी एक्स और टी दोनों टर्म दिखाई दें तो एक तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखें। अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें यहीं तक था, जो अभी हमने न्यूटन लेबनीज पढ़ी वो यहीं तक थी। ये लास्ट वाला टर्म कहाँ चला गया था, ये लास्ट वाला टर्म जीरो हो गया था। क्यों, क्योंकि फंक्शन ही हमारा टी के टर्म में था, तो फिर इसको गायब कर दिया उन्होंने, क्योंकि टी के टर्म में होगा और जब डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए वो गायब हो गया था, तो इसलिए इसको गायब कर दिया गया था। और फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, तो ये अप्लाई कर दिया गया था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो समझ में आ गया ना कि पीछे वाला जो हिस्सा है, जो लास्ट थर्ड पार्ट है प्लस करके, वो ज़ीरो हो गया था। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट न्यूटन लेबनीज थ्योरम ही है।
ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। इसको क्या बोलते हैं, डेवर अपॉन डेवर एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है। और जब एक्स को करेंगे और एक्स को करते हैं तो बाकी सबको ज़ीरो समझ लेते हैं। जैसे डेवर अपॉन डेवर एक्स कर रहे हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये सीधे 2x होगा, बाकी जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो। अगर यही डेवर अपॉन डेवर वाई होता तो फिर वाई स्क्वायर का 2y हो जाता, ठीक है ना। जबकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स भी साथ में आ जाता है, 2y डी वाई बाई डी एक्स भी साथ में आ जाता है। ओके बच्चों, एक होमवर्क और दे देता हूँ मैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस का पार्ट रहा है, लिख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रूव दैट, इसको प्रूव के टर्म में मैंने लिखा हुआ है, ये पहले कभी आया हुआ है लेकिन इससे रिलेटेड सेम, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रूव दैट हटा दिया है। 1/8 टू साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट टी डी टी प्लस लिमिट 1/8 टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट टी डी टी और वेयर एक्स जो है वो 0 टू π/2 के मिड में है, इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस finds its equation also, find its equation। मतलब एक तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और दूसरा हमको ये भी प्रूव करना है कि ये जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इसकी इक्वेशन क्या होगी ये भी बतानी है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ आपको। कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो आपने पढ़ा होगा कि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू के होता है कांस्टेंट, या y इक्वल टू माइनस के। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये y इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और अगर y इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ज़ीरो। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर y कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। तो कुल मिला के हमको इसको करना क्या है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देना है और डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक लाइन में करके आपको दिखा भी देता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और लिमिट क्या है 1/8 टू साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट टी डी टी प्लस लिमिट 1/8, यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट टी डी टी। तो जब इसको न्यूटन लेबनीज अप्लाई कर दो जरा, लोअर लिमिट तो ज़ीरो हो जाए क्योंकि कांस्टेंट दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट तो साइन इनवर्स अंडर रूट टी करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो हो गई, प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पर कर लेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, और ये बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, और ये माइनस एक्स और साथ में 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा। तो ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम, और अगर ये सेम हो गई तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ज़ीरो, और अगर डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब y जो है वो कांस्टेंट हो गया, और अगर y कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब वो एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर उसने कहा उसकी इक्वेशन भी बताओ, तो ये जो है अगर y कांस्टेंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। इफ y इज कांस्टेंट, अगर y कांस्टेंट है
देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसको पूरा बता ही देता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट और दीजिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। मैं यहाँ पे π/4 पुट कर रहा हूँ, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, π/3, π/6, कुछ भी, जिसकी वैल्यू भी आपको पता है। π/4 रखने से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। 0 to क्या है लिमिट, साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट टी डी टी प्लस लिमिट 0 to कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट टी डी टी। तो यहाँ पर जैसे ही आप x की जगह पे π/4 रखोगे, ये वैल्यू यहाँ पर, तो देखो क्या चेंजेस आ जाएंगे। साइन स्क्वायर π/4, तो साइन स्क्वायर π/4 का मतलब क्या होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2। अच्छा ये 0 से लिमिट नहीं है, ये लिमिट हमारी 1/8 से है, सॉरी ये हम 1/8 है ना यहाँ पर, तो हमें 1/8 ही रखना है भाई, चेंज नहीं करना है। तो ये 1/8 है और ये भी 1/8। तो साइन स्क्वायर π/4 साइन इनवर्स अंडर रूट टी डी टी और प्लस 0 to कॉस स्क्वायर π/4 कॉस इनवर्स अंडर रूट टी डी टी। तो π/4 की वैल्यू 1/2, क्योंकि 1/√2 होगी, लेकिन वो 1/2 हो जाएगी। और लोअर लिमिट फिर मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, ये क्या होगा, बार बार 0 लिखने की आदत पड़ी है। तो ये कितनी है, 1/8, 1/8 और ये भी 1। तो लिमिट देखो 1/8 to 1/2 दोनों में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी, और साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है, π/2। ये पढ़ा है सबने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो बस π/2 को बाहर निकाल दो और अपर माइनस लोअर कर दो, 1/2 माइनस 1/8, तो π/2 और यहाँ 8 एलसीएम ले लिया, तो 4 माइनस 1 3। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा, y = 3π/16। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं बच्चों। ओके दिखा देता हूँ मैं।